फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम लोग आईपीसी की सीरीज कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगी। तो जो हमने पिछला वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने इंडेक्स गो थ्रू करी थी। मतलब इंडेक्स को देखा था कि कौन से चैप्टर हैं जो कौन से सेक्शंस को कवर करते हैं। जब हम आज आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी आईपीसी होती है वो कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उसके बारे में बताती है कि आईपीसी हमको ये बताती है कि भाई कौन सा अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो अपराध मतलब ये क्या है, ये एक विधि है। तो विधि को जानने से पहले, आपराधिक विधि को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि विधि क्या होती है। तो हम अगर इसको जनरल लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है कि समाज को नियंत्रित करने के लिए प्रभुता संपन्न अधिकारी जो नियम आदि अपने अधीनस्थ अधिकारियों या व्यक्तियों के लिए बनाते हैं वह विधि या कानून होता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। कौन एग्जीक्यूट करता है? एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट करती है। फिर न्यायपालिका जो होती है वो इसके अकॉर्डिंग न्याय करती है। ठीक है। फिर अब जब देखते हैं कि ये विधि है जो समाज को नियंत्रित करने के लिए बनी हुई है, ये क्या होता है? सामान्यतः दो प्रकार की होती है। ये जो विधि होती है ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है प्रक्रियात्मक विधि जिसे प्रोसीजर लॉ कहते हैं, और ये होती है हमारी इधर मौलिक विधि, सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं जिसको। जो मौलिक विधि होती है वो हमें बताती है कि व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व कौन कौन से हैं। ठीक है। जबकि जो हमारी प्रक्रियात्मक विधि है वो हमको ये बताती है कि जो अधिकार और दायित्व हमको दिए गए हैं उनको किस प्रोसीजर से लागू किया जाएगा। तो जो हमारी आईपीसी है वो एक मौलिक विधि है। इसमें बताया गया है कि जैसे कौन कौन चोरी का अपराध है तो वो कहाँ पे दे रखा है, फिर उसके लिए हत्या कहाँ पे दे रखी है। तो इन सब चीजों के बारे में हमको बताया गया है, या चोरी क्या होती है, हत्या क्या होती है, कहाँ पे दंडित की जाएगी, ये सारी बातें हमको बताती है मौलिक विधि। लेकिन जब हम प्रक्रियात्मक विधि की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमको बताती है कि इनकी प्रक्रिया कैसे होगी। तो आईपीसी की जो प्रोविजंस दे रखे हैं उनका प्रोसीजर कहाँ पे दे रखा है? सीआरपीसी में दे रखा है। और सीआरपीसी के साथ साथ सीपीसी भी हमारा प्रोसीजर लॉ है जो सिविल कानूनों से संबंधित होता है। ठीक है। अतः जो विधि होती है हमारी वो क्या काम करती है? समाज को नियंत्रित करने का काम करती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि जो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या उसे हर परिस्थिति में अपराधी मान लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है उसके लिए आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया का जो कॉन्सेप्ट आता है वो बताता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं। उस समय क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था को निर्धारित किया जाता है, मानसिक अवस्था का निर्धारण किया जाता है। क्या देखा जाता है उस समय कि अपराध करते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी, क्या उसका इंटेंशन ऐसा था, क्या उसके दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि अपराध किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये जो चीजें होती है, मेंस रिया अगर होता है किसी अपराध को करते समय तो ही वह व्यक्ति अपराधी होता है, अन्यथा वह व्यक्ति अपराधी नहीं होता। तो फिर अगर हम इसको देखते हैं तो आगे देखा जाता है कि भी जो सिंगल पर्सन होता है अगर वो अपनी मानसिक दशा, यानी जो सिंगल पर्सन होता है वो अपनी मेंस रिया को अपने तक सीमित रखता है। उसके अगर दिमाग में आया भी कि मैं किसी व्यक्ति की हत्या करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसने उसकी तरफ आगे बढ़ के कोई काम नहीं किया, जब तक एक्टस रियस नहीं हुआ, यानी कोई आगे काम नहीं किया गया, तब तक वो अपराधी नहीं होता। लेकिन अगर उसके दिमाग में आया है कि किसी व्यक्ति की हत्या करनी है और वो उसके लिए कोई प्लानिंग अपने दिमाग में करता है तो वो वहीं तक वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी रचा गया वो उसके दिमाग में रचा गया। लेकिन अगर क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो मेंस रिया है, अपनी मेंस रिया यानी अपनी मानसिक स्थिति को दूसरे के साथ शेयर कर देता है तो वो क्या करता है? वो अपराध को गठित कर सकता है। मतलब उसने अपनी मानसिक स्थिति को मोर देन वन पर्सन, खुद के अलावा दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर कर दिया तो वो अपराध को गठित कर सकता है। और अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं तो इसका उदाहरण आता है हमारा सेक्शन 120A और 120B। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताता है। कौन सा चैप्टर कवर करता है? ये हमें चैप्टर करता है 5A। 5A बताता है हमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले में। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इसमें एक मैगजीन काम करती है। कौन सी मैगजीन है? वो ये है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी
मैंसिट्रिया, निसी मैंसिट्रिया क्या बता रही है ये बता रही है कि कोई कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। मतलब अगर उसके मानसिक अवस्था में निर्धारित ना हो कि वह हत्या करना चाहता है, तो तब तक उसको वो अपराधी नहीं बनाता। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्राइम किया जाता है, तो क्या देखा जाता है कि उसका एक्टस रियस देखा जाता है कि कोई कार्य किया गया हो, और उसकी मानसिक अवस्था यानी मेंसरिया देखी जाती है। तो ये हुआ हमारा मेंसरिया का कॉन्सेप्ट, और ये हो गया एक्टस रियस का कॉन्सेप्ट। मेंसरिया यानी मानसिक अवस्था, और एक्टस रियस यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के हम देखेंगे कि कोई अपराध होता है, उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। अपराध तो हमने देख ही लिया, क्या होता है अपराध। अपराध एक सामाजिक पहलू है। जैसे ही समाज सुसंगठित होता है, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए राज्य कुछ नियम बनाता है, और इन नियमों का उल्लंघन ही क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ठीक है, समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो वो अपराध माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अपराध करने के लिए क्या होना चाहिए, एक मानव होना चाहिए। एक मानव होना चाहिए। मानव का क्या होना चाहिए, आशय, आपराधिक आशय होना चाहिए कि वो अपराध करना चाहता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसे तैयारी करनी चाहिए कि मान लो किसी अपराध को करने के लिए वो कुछ साधनों को इकट्ठा करता है, फिर उसके लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब कुछ ट्राई किया, मतलब हत्या करने के लिए जैसे कोई पत्थर फेंका, तो जब उसने फेंका तो वो प्रयत्न हो गया। ठीक है, चाहे से किसी व्यक्ति को लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन उसने अपराध करने का प्रयत्न कर दिया। और अगर वो पत्थर किसी व्यक्ति को लग जाता, तो उसका कोई परिणाम हो जाता, मान लो किसी का सर फूट जाता, तो ये क्या होता है, इसका परिणाम हो गया, उसको क्षतिकारित हो गई। तो एक व्यक्ति होगा, उसका आशय होगा, वो तैयारी करेगा, तैयारी के साथ प्रयत्न करेगा, प्रयत्न के साथ उसका परिणाम निकलेगा, तब किसी अपराध को घटित माना जाता है। तो जो आशय हो गया वो तो हो गया आपराधिक आशय। तैयारी कैसे हो गई, तैयारी क्या होती है, सामान्यतः दंडित नहीं होती है। आईपीसी में सामान्यतः इसको दंडित नहीं माना जाता, भाई कोई तैयारी की गई तो उसको दंडित नहीं माना गया। लेकिन कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे 122 हो गया हमारा, सेक्शन 126 हो गया, 235 हो गया, 399 हो गया, इनको क्या माना गया है आईपीसी में कि किसी अपराध की तैयारी करना दंडनीय है। ठीक है, जब हम आगे आईपीसी को आगे बढ़ेंगे जब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो जो तैयारी होती है उसका बेसिकली अर्थ क्या होता है कि साधनों को इकट्ठा करना। कोई अपराध किया, हत्या करनी है, तो हत्या के लिए क्या किया, बाजार गया, बाजार जाके चाकू खरीदा, ठीक है, या जहर खरीदा, फिर उस व्यक्ति को दूध में डाल के या उसके खाने में डाल के दिया, तो ये सब उसने तैयारी करी। ठीक है, अब आता है प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में अटेम्प्ट, मतलब किसी अपराध को करने के लिए प्रयास किया, प्रयत्न किया। जैसे आपराधिक मानववध का प्रयत्न, या हत्या का प्रयत्न, डकैती का प्रयत्न। तो अगर प्रयत्न का क्या मतलब होता है कि ये प्रयत्न करना एक अपराध माना जाता है। आईपीसी में भी प्रयत्न को अपराध, ये दंडनीय माना गया है। प्रयत्न सदैव दंडनीय होता है। क्या होता है प्रयत्न का मतलब, इसका मतलब होता है किसी अपराध को करने की चेष्टा, कि भाई वो उसके लिए कुछ कार्य कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, आईपीसी में कई अपराध ऐसे दे रखे हैं जिनका प्रयत्न करना दंडनीय माना गया है। और परिणाम का तो मतलब हो ही गया, जैसे कि मान लो किसी आशय से, किसी तैयारी के साथ प्रयत्न का परिणाम क्या हुआ, हत्या हो गई, तो कोई क्षति कारित हो गई, तो ये सब क्या माना जाता है, परिणाम। और इन चारों के साथ क्या होता है, एक अपराध गठित हो जाता है, अपराध का गठित होना पाया जाता है। ठीक है, जो तैयारी और प्रयत्न के बीच जो डिफरेंस है वो हमें बताया था लॉर्ड ब्लैकबर्न ने। लॉर्ड ब्लैकबर्न ने तैयारी और प्रयत्न के बीच में डिफरेंस बताया था। और कौन से केस में बताया था, ये रैग वर्सेस चीजमैन के केस में 1862 में बताया गया था कि तैयारी और प्रयत्न में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हुआ हमारा अपराध के बारे में कि अपराध क्या होता है, इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर हम एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या बताता है हमको, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में बता रहा है कि जो इसका पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये कवर हो रहा है हमारा सेक्शन 1 से लेके 4 तक। ये क्या था, इसके अंदर क्या हुआ था कि 6 अक्टूबर 1860 को, यानी 6 अक्टूबर 1860 को हमारा आईपीसी बना था, और 1 जनवरी 1862 यानी 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसमें कुल सेक्शन कितने हैं, इसमें टोटल सेक्शन हो गए हमारे 511।
ठीक है, कब से, इसका एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर है 45। आईपीसी क्या है, आईपीसी 1860 और एक्ट नंबर 45। प्रथम विधिक आयोग की स्थापना के 1834 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो प्रथम विधि आयोग जो थी, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी और लॉर्ड मैकाले ने इसको बनाया था, आईपीसी को बनाया था। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 हमको बोल रहा है संहिता का नाम, एक्ट का नाम क्या होगा, उसके प्रवर्तन का विस्तार कहाँ तक एक्सटेंड होगा। क्या बता रहा है इसके अंदर बता रहा है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो कहाँ पे इसका नाम तो होगा भारतीय दंड संहिता, आईपीसी 1860, ठीक है। और कहाँ पर लागू होगी, ये संपूर्ण भारत पर। पहले ये संपूर्ण भारत पर लागू नहीं थी, अर्थात जम्मू कश्मीर पर इसको लागू नहीं किया जाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अमेंडमेंट हुआ है और जम्मू कश्मीर को इसमें भारत में शामिल कर दिया गया है। तो जो अब आईपीसी है वो पूरे भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर को शामिल करके। पहले जम्मू कश्मीर में क्या थी, रणवीर दंड संहिता थी, ऐसे माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो भारतीय दंड संहिता है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। अब आते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 हमको बोल रहा है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। क्या होगा, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, चाहे से भारतीय हो या विदेशी, इंडियन हो या फॉरेनर, इस संहिता के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट हर कार्य या लोग के लिए एक्ट और ओमिशन कहाँ पे दे रखा है हमको, सेक्शन 33 के अंदर दे रखा है, जिसका वह भारत के भीतर यानी विद इन दोषी होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें किसको कवर किया गया है, भारतीय और विदेशी हर व्यक्ति को कवर किया गया है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड न केवल भारतीय व्यक्तियों को, विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जाएगा जो इस संहिता के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट काम करते हैं, या कार्य या लोप, एक्ट और ओमिशन के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमको बोल रहा है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड यानी परे यानी बियॉन्ड, ठीक है, बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। इसके अगर हम एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो हमको ये बताता है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा कि मान लो भारत के भीतर किया गया था। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत का जो नागरिक होता है वो अपने साथ अपनी विधि को लेके जाता है, कहीं पे भी अगर वो बाहर गया है तो अपने विधि यानी कानून को साथ लेकर जाता है। तो अगर उसने भारत के परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार, भारत की विधि के अनुसार विचारणीय कोई अपराध किया है तो वह इंडियन जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, उसके अकॉर्डिंग दंडित होगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमको बोलता है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो क्या बताया गया कि इस संहिता के उपबंध यानी प्रोविजंस क्या होंगे, भारत के नागरिक के द्वारा भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर, भारत से बाहर और किसी स्थान पर रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर, ठीक है, या भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए भारत से बाहर किया गया अपराध क्या कहलाएगा, इसके अंतर्गत दंडनीय होगा। अपराध कौन सा होना चाहिए, भारत के बाहर किया गया होना चाहिए, यदि भारत में किया जाता तो वो दंडनीय होता। और कंप्यूटर साधन का मतलब क्या है, कंप्यूटर साधन का मतलब है कि जो हमें आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारा 2000 में बना था, उसके सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कंप्यूटर साधन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा था ऊपर कि 1 से 4, लेकिन 1 से 4 नहीं, हमें जो हमारे जो चैप्टर 1 है वो कवर कर रहा है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। तो चैप्टर 1 1 से लेके 5 तक है, 1 से लेके 4 तक नहीं है। तो इसका जो सेक्शन 5 है वो हमें बताता है कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव न डाला जाना।
इसका इंग्लिश में मतलब हो गया सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो कौन कौन सी बात लागू आती है इसके अंतर्गत? इस अधिनियम की बात लागू नहीं होगी। किस किस पर लागू नहीं होगी? भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर, भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा और विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी एक्ट के प्रोविजन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, और किस पे लागू नहीं होगी? और लागू नहीं होगी स्पेशल लॉ पे, विशेष विधि। विशेष विधि कहाँ पे बताई गई है हमको? सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्लोज जनरल एक्सप्लेनेशंस, जिसमें हमको सेक्शन 41 मिलेगा। 41 जो बता रहा है वो हमको स्पेशल लॉ के बारे में बता रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है? विशिष्ट जो विषय होते हैं, स्पेशल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कवर होते हैं। तो जैसे हमारा पॉक्सो एक्ट हो गया, हमारा ST/SC एक्ट हो गया, वो इसके अंतर्गत कवर होते हैं। फिर जब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, तो वो बताता है कि जो स्थानीय विधि होती है, लोकल लॉ होता है हमारा, वो भी इसके अंतर्गत कवर नहीं होगा, क्योंकि इनके खुद के लॉ दे रखे हैं, तो पहले इनको इनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो ये कहाँ पे दे रखा है हमको? ये हमको दे रखा है सेक्शन 41 में। सबसे पहले आ गया स्पेशल, फिर आ गया हमारा लोकल लॉ। 41 स्पेशल और 42 आ गया हमारा लोकल। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये विशिष्ट भाग को लागू होते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट विषय पर लागू होते हैं और ये विशिष्ट भाग पर लागू होते हैं। अगर इनमें डिफरेंशिएट किया जाए तो ये निकलेगा इसका मतलब। और अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे राजस्थान का रैंट कंट्रोल एक्ट हो गया, यूपी का रैंट कंट्रोल हो गया, या MP का कोई हो गया लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, किसी भी स्टेट के जो एक्ट्स होते हैं ना, वो इसको इसमें कवर हुए हुए माने जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट रिकैप। तो सबसे पहले क्या सेक्शन था? सबसे पहले बोल रहा था संहिता का नाम और विस्तार। फिर सेकंड बोल रहा था भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। थर्ड बोल रहा था हमको भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। फोर्थ सेक्शन हमको बोल रहा था कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। और जो पांचवा सेक्शन है हमारा, फिफ्थ सेक्शन है, वो हमको बता रहा है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। ठीक है, ये हमको बताए चैप्टर 1 ने। चैप्टर 1 कौन सा था? इंट्रोडक्शन पार्ट। कवर कौन से कहां तक कर रहा था? 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अब जो हम आगे आगे करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है हमारा? डेफिनेशन क्लोज मान सकते हैं उसको, या फिर जनरल एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा? ये कहां से कहां तक है? ये है 6 से लेके 52A तक। ये हमको सेकंड चैप्टर बता रहा है। ठीक है, तो अब तक जो हमने हमारे दोनों लेक्चर्स में देखा है, वो देखा था, सबसे फर्स्ट लेक्चर जो आया था उसमें हमने इंडेक्स बताई थी, और आज वाला जो हमने लेक्चर किया है उसमें हमने बताया है अपराध का कॉन्सेप्ट और चैप्टर 1। ये हमें फास्ट रिवीजन में हेल्प करेगा। अब एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे RGS की वैकेंसी आ सकती है, और APU के बारे में भी अब आ गया है। APU में क्या होगा? प्री और मेंस के बारे में आ गया है कि भाई APU में प्री और मेन होगा। तो हमको क्या करना होगा? हमको फास्ट रिवीजन करना होगा। तो ये जो लेक्चर्स होंगे ये हमें फास्ट रिवीजन करने में मदद करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए और अपना फास्ट रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।